माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 161 श्री टी.आर. बालूजी. 161, sir. Honorable Minister, honorable members. I think entire House will agree with me that there is no economic development in Northeast. It's only a abysmal development economic, because this is the only reason, the main reason for the migration of people to seek the employment opportunity in other states. And more than 1.48 crore people gone out of the state to seek the employment opportunity to win their daily bread. Sir, moreover, sir, the skilled manpower are not available. Why skilled manpower are not? Because there is no higher education. Totally, there is negligible amount of higher education infrastructure. So, what is the exact thing? How the government is going to help the Northeastern people? Because they speak loudly. Even yesterday, there was a lot of hue and cry in Northeast, but nothing is happening, sir. अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट को विकास के बारे में बहुत कुछ काम किया है। एज पर सेंसस हमारे पास 2011 का सेंसस डाटा है, मगर हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछे हैं, हमारा गवर्नमेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री से भी पूछे हैं, लेटेस्ट सेंसस ऐसा कितना माइग्रेशन हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। मगर जो आदरणीय मंत्री जी बता रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कंपैरेटिवली नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी माइग्रेंट जाते हैं, अभी अदर स्टेट से कंपेयर किए तो आप बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे अलग अलग स्टेट से कंपेयर किए तो नॉर्थ ईस्ट का माइग्रेशन बहुत कम है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में आदरणीय सांसद ने पूछे, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस, इसके द्वारा काम होता है, स्किल इंडिया पोर्टल के द्वारा काम होता है, उसमें मेरे पास नंबर बहुत है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर काम होता है लेबर डिपार्टमेंट का, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर शेड्यूल ट्राइब के द्वारा काम होता है, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर डिसेबल्ड एबिलिटी उनके लिए होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं। उसके द्वारा हम नहीं अभी बोलने दो ना। So only thing the minister says, he set some strategies. When the particular this government has taken all these strategies, because everybody has gone out of the state. Now, suppose if you go and search for people who are not having any employment opportunity, definitely it will be very small only. But people already went out. What is the ways and means to get them back to their site-specific employment? This is the most important question. He said some portal. The Home Ministry has made some, advancing Northeast. To improve the Northeast, they have created a portal, just like you have given a portal for us. Just like that portal has been provided. And in that, one-stop solution. What is meant by one-stop solution? Nobody knows what is the one-stop solution. What are the solutions we made? What is the achievement made? The minister has to answer site-specific. There are 7 sisters are there. There are 7 states plus Assam. 8 states are there. Site-specific answer should be given. Otherwise, there is no meaning. Just we will be wasting the time. अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट विकास में भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी के एजेंडा में नंबर 1 है।
हम नॉर्थ ईस्ट का काउंसिल का 50 इयर्स का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में कल गए हैं। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद 50 टाइम्स आदरणीय प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को विजिट किया है। कल भी वही सारा 50 टाइम्स विजिट किया है और अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो मीटिंग था, क्योंकि आप पूछ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के इंपॉर्टेंस, सुनिए नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंस अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस इज द रॉन्ग न्यूज। मैं बताना चाहता हूं, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड बाय द स्टेट एंड यूनिट समग्र शिक्षा एजुकेशन के बारे में फाइनेंशियल अप टू 2000 पर एनम हम रेगुलरली दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो 177 रेजिडेंशियल स्कूल्स नॉर्थ ईस्ट के नया सैंक्शन किया है भारत सरकार, 177 रेजिडेंशियल स्कूल्स, उसमें 166 स्कूल्स सक्सेसफुली ऑपरेशन हो रहे हैं। एजुकेशन मैं एक सब बताना पड़ेगा। आई एम टेलिंग स्कूल्स, इवन यूनिवर्सिटीज आल्सो, ट्रिपल आईटीज आल्सो, हायर एजुकेशन आल्सो आई विल टेल। अब थोड़ा सुनिए, आप प्राइमरी एजुकेशन का बताऊंगा, हायर एजुकेशन का बताऊंगा। अब जो क्वेश्चन पूछा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप आधा दिन का समय दीजिए, एवरी फील्ड का जवाब देने को भारत सरकार तैयार है। विंसेंट एच पाला, ऑनरेबल मेंबर विंसेंट एच पाला, इन पीपी मोड 3 इंस्टीट्यूट्स, ट्रिपल आईटी 3 इंस्टीट्यूट्स भारत सरकार खोले हैं। एक गौहती असम में खोले हैं, एक अगरतला में खोले, त्रिपुरा में खोले हैं, एक सेनापति मणिपुर में नया इंस्टीट्यूट खोले हैं। This is very bad. There should be a full-fledged discussion in Northeast. This is not fair, sir. आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए, विचार करेंगे। हाफ एन आवर की चर्चा लिख के दीजिए, आप विचार करेंगे, उस पर विचार करेंगे। जो होम मिनिस्ट्री में जितने भी माइग्रेंट लेबर है उनको सेफगार्ड करने के लिए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइंस भेजते हैं। हम उनके पास बातचीत करते हैं। दिल्ली में भी, दिल्ली पुलिस में सेपरेट सेल फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हम खोले हैं और उसमें सेपरेट टोल फ्री नंबर भी लगा है, सेपरेट सेल है। उसके साथ साथ ये 3 मेंबर का कमेटी है, जो भी कंप्लेंट्स आते हैं वो देखभाल करके उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए पुलिस, दिल्ली पुलिस के अंदर है। क्योंकि ये लैंड ऑर्डर सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को लगातार हम भारत सरकार के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा सेफगार्ड के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। विंसेंट एच पाला। Thank you, sir. So, as far as the visits of the ministers and the Prime Minister to the Northeast, I do agree that they have visit frequent. But as far as the service to the Northeast, in this government, I think it's only a lip service. We from the Northeast, I think we know better. It's only a lip service because why I'm saying so. If you look into, I will like to know from the Honorable Minister, I will like to know from the Honorable Minister, what are the new initiatives in your department or in your ministry to invest in the Northeast so that more and more development, more and more employment opportunities are given to the youth of the countries, to the youth of people from the Northeast? इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत सरकार के द्वारा हम काम कर रहे हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट में जो लैंड इश्यूज है उसके कारण, क्योंकि आपका जो इतने दिन का साल में जो नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने से पहले क्या था, उधर आप लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम था, 15 दिन 20 दिन ब्लॉकेड होता था, धरना होता था, इंसर्जेंट को एक्टिविटी होता था। अभी मैं बताना चाहता हूं, 8 साल में नॉर्थ ईस्ट में पीस आया है। अभी कोई भी नॉर्थ ईस्ट में अभी इंसर्जेंसी ग्रुप्स का एक्टिविटी है, आपके कारण, आपका राजनीतिक कारण, इनस्टेबल सरकार से कभी भी कोई चीफ मिनिस्टर 5 साल काम नहीं किया कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में। अभी मैं गौरव के साथ बता सकता हूं, मोदी जी के राज्य में नॉर्थ ईस्ट में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिया है। अभी पूरे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। माननीय वित्त मंत्री जी का नाम लिया, वो बताना चाहते हैं। एक मिनट
ऑनरेबल मेंबर, माननीय ऑनरेबल मेंबर ने वित्त मंत्री जी का हवाला दिया। वित्त मंत्री जी खुद जवाब देना चाहती है। सर धन्यवाद सर। Sir, obviously some words can raise a bit of a worry. Certainly no lip service, sir. I will want to just give one example which pertains to Finance Ministry. Before the last budget, I had held a consultation with all the Northeast Chief Ministers and Finance Ministers, and based on their suggestion, Honourable Member Vincent Pala referred to livelihood. Very genuine question, sir, for which a special program from 2022 budget, PM Divine, for the development of Northeast, a separate allocation has been made and which is going through the Northeast Council. And that is exactly designed as per the requirement of the Chief Ministers of Northeast who met me, purely for livelihood improvement. One example of that is the bamboo connecting roads, which Mizoram's Chief Minister wanted. We have given that. And that will bring all the farmers, the small farmers who come with the bamboo products onto the highway, and from there, because connectivity is an issue, because from that we are able to aggregate better. So that program was exclusively designed for Northeast with specific allocation of funds for livelihood, sir. Thank you. Pradyut Bodorozai. Sir, because of the geographical remoteness and the lack of employment-generating economic activities like manufacturing and service sector, yes, that's a truth that a large number of youth from Northeast, they go out to the rest of the country looking for employment. But all these youth, they also have a domain expertise in certain sectors like hospitality, healthcare, IT, or even security. And there's demand elsewhere in the country. But, sir, my question to the Honourable Minister, sir, despite these youth of Northeast being very hardworking and inherently disciplined, at times these youth are subjected to indignity and insults in certain parts of the country. And that's why Government of India, sir, formed the Bajaburua Committee in 2014 to address this issue. Now, I would like to ask the Honourable Minister through you, sir, what is the Government of India doing for upskilling the youths of Northeast, and what the Government of India is doing to implement the recommendation of the Bajaburua Committee? माननीय मंत्री जी, अपस्किलिंग के बारे में मैं अभी लिस्ट पर दोहराना चाहता हूं फिर एक बात। अलग अलग एक डिपार्टमेंट के द्वारा एक स्कीम के द्वारा कितने हजार लोगों को, कितने लाख लोगों को हम अपस्किलिंग कर रहे हैं, मैं आप आदरणीय स्पीकर महोदय से अनुमति से मैं बताना चाहता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल कैरियर सर्विस में 65,000 वर्कर्स को हम रजिस्टर किया है, उसमें 8,900 एम्प्लॉयज ऑलरेडी रजिस्टर हो गए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर अभी 47 लाख का नौजवान को रोजगार मिला है। उसके साथ साथ अलग अलग अभी मैं बताना चाहता हूं, जो हम नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद 7 लाख करोड़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में 7 लाख करोड़ हम खर्च किया है नॉर्थ ईस्ट में। आपका सरकार जब था कांग्रेस सरकार, जीबीएस नहीं बढ़ाने कितना बता रहे हो तुम, जीबीएस के अंदर 36,000 करोड़ खर्च करते थे। अभी नरेंद्र मोदी जी सरकार फाइनेंस में जीबीएस के द्वारा 76,000 करोड़ हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में खर्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी पहला एयरपोर्ट्स थे, 9 एयरपोर्ट्स थे। नॉर्थ ईस्ट का विकास के बारे में लिप सिंपैथी बता रहे, लिप सिंपैथी नहीं है, हम प्रैक्टिकली डेवलपमेंट करके आज हम संसद के सामने बता रहे। 9 एयरपोर्ट्स आजाद के बाद आपका सरकार जब 14 तक थे 9 एयरपोर्ट्स थे। 8 साल मोदी जी आने के बाद 16 एयरपोर्ट्स आया। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि केबल ऑपरेटर्स है तो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है।
उसके साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, टेक्निकल, एजुकेशन, हेल्थ के बारे में भी नए नए अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ ईस्ट के नौजवान को मिल रही हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 7,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है? 7,000 वेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को डायबिटीज, कैंसर के बारे में भारत सरकार खोले हैं। जी क्वेश्चन नंबर अभी अरुणाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट ऑफ आई का भी टेक्नोलॉजी है। असम में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। असम में भी IIT गुवाहाटी में है, नीट सिलचर में है, IIT गुवाहाटी में है। वैसा नॉर्थ ईस्ट में हायर एजुकेशन के बारे में भी नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद हम विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। अभी पहली बार नॉर्थ ईस्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार प्रयास करे। आपके राज्य में जो बच्चे बंदूक पकड़ते थे, आपके राज्य में जो कर्फ्यू होता था, आपके राज्य में लैंड ऑर्डर का समस्या होता था, वही बच्चे आज नॉर्थ ईस्ट के नौजवान के हाथ में कंप्यूटर्स दे रहे। नॉर्थ ईस्ट नौजवान के हाथ में विकास के रास्ते पर भारत सरकार, मोदी सरकार ले जा रहे। कोई कंपैरिजन नहीं है आपका सरकार का, हमारे सरकार का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 162 उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। हाथियों संबंधित मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए माननीय मंत्री जी का आभार। हम तो जानते हैं कि हाथी मेरे साथी होते हैं, कि हमारे लोकसभा क्षेत्र रांची में हाथियों के उत्पात से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। चाहे ईचागढ़ हो, सोनाहातू हो, ओरमांझी हो, उमेडंडा हो, बरेंदा हो, ऐसे दर्जन भर क्षेत्र हैं जहां सालों भर हाथी उत्पात मचाते हैं, मिड डे मील खा जाते हैं, फसल को रौंद देते हैं। अभी पिछले साल 2021-22 में 133 लोगों की हत्या हुई, हाथियों ने उत्पात मचाकर ऐसे 133 लोगों को मार दिया। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई तकनीक पर विचार हो रहा है कि हाथियों के मूवमेंट को ट्रैक कर पूर्व में ही गांव वालों को सूचना दे दी जाए कि भाई ये हाथी इधर से गुजर रहे हैं, ताकि ग्रामीण जनता सचेत हो जाए और उन पर कोई प्रकोप नहीं आए। ऐसी कोई योजना है क्या? महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने उठाया है, सचमुच में झारखंड के लिए थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। जहां तक उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले संकेत क्या दिए जाते हैं, तो महोदय झारखंड में और पूरे देश के विभिन्न जंगलों में जहां हाथी काफ़ी मस्त जानवर है, आप जानते हैं महोदय, हाथी बड़ा ही संवेदनशील जानवर भी है, लेकिन उनके जाने का जो रास्ता होता है कॉरिडोर, कई बार उस कॉरिडोर से जब वो गुजरते हैं तो पहले से ही हमारे जो वार्डन होते हैं, जो हमारे वहाँ के प्रहरी रक्षक होते हैं, उन सब लोगों के द्वारा वो संकेत, और आजकल तो आधुनिक है महोदय, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है और सभी जगहों पर गांव के लोगों का भी टेलीफोन नंबर वगैरह रखते हैं और उनको तुरंत खबर करते हैं कि अब हमारा, और नानी दादी की परंपरा है हाथियों में महोदय, नानी दादी जैसे बच्चों को साथ रख करके रखते हैं, उस प्रकार से हाथी प्रजाति में नानी और दादी अपने बच्चों को लेकर झुंड में चलती है। ऑनरेबल मेंबर, क्या मधुमक्खी पालन से हाथियों के प्रकोप को रोका जा सकता है? क्या इस पे कोई शोध हुआ है क्या? माननीय मंत्री जी। महोदय, इस प्रकार का कोई शोध तो अभी हमारी जानकारी में नहीं हुआ है। श्री विष्णु दयाल राम। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू में हाथियों का प्रकोप तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 4 दिन पहले ही 2 व्यक्तियों की हत्या हाथियों के द्वारा कर दी गई। अब जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, कंपनसेशन देने का प्रश्न है, कंपनसेशन देने का प्रावधान जरूर है और मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपया तत्काल दिया जाता है और 3,75,000 रुपया बाद में दिया जाता है।
लेकिन ये राशि देने में बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है। इसके साथ साथ फसलों को जो हाथियों के द्वारा नष्ट किया जाता है उसके लिए जो कंपनसेशन की राशि है उसकी जानकारी तो बहुत सारे रेंजर्स को भी नहीं है, और पत्र लिखने के बाद बहुत महीनों के बाद कुछ कंपनसेशन मिलता है। तो मेरी सरकार से ये मांग है आपके माध्यम से कि क्या कंपनसेशन की राशि बढ़ाई जाएगी और क्या जो हत्या की स्थिति में मुआवजे की राशि बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा है तो निश्चित रूप से झारखंड राज्य में जब भी राशि की बात इन्होंने बताया है तो जो झारखंड राज्य में हाथियों के और मानव की जो मृत्यु हुई है महोदय, उसमें विशेष करके इनके क्षेत्र में जो मृत्यु है वो कुछ ट्रेन दुर्घटनाएं भी हैं और कुछ अन्य प्रकार के जो उनको कभी कभी बिजली के कारण बिजली का वो लगा देते हैं, कुछ जहरीले अन्न उसमें लगा करके उनको खिला देते हैं, उससे हाथियों में रिएक्शन होता है। तो खास करके पलामू में इस प्रकार की स्थिति पाई गई है। और जहाँ तक इन्होंने मुआवजे की बात कही है महोदय, तो मुआवजा भारत सरकार अपने अलग से देती है, लेकिन राज्यों के द्वारा हर राज्य सरकार का अपना अलग अलग मुआवजा की राशि, कहीं 20 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 5 लाख, इस प्रकार की होती है। और समय पर, ये ठीक कहा इन्होंने, समय पर उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो मुआवजा राज्य सरकार को, चूंकि ये राज्य का विषय है महोदय, राज्य सरकार को मुआवजा समय पर देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो नुकसान होता है फसल का, वो फसल का भी मुआवजा समय पर अगर मिल जाए तो उनकी संतुष्टि होती है किसानों का। इसमें मैं इस बात को मैं मानता हूं कि इन्होंने जो कहा है, झारखंड राज्य में राज्य सरकार को हम लोगों ने एडवाइजरी भी जारी किया है कि आप समय पर भुगतान करें। श्री दयानिधि मारन जी। Thank you, Speaker, sir. Sir, while this House is discussing on the compensation for the people, so I'll also like to know, sir, from the government, so what has happened to the poor elephants? So throughout the country, everywhere we see the elephants are being killed by men, for greedy people, and also by trains, and also the elephant corridors, especially from my state, which are occupied illegally, and later now legalized with the permission of the union government, where loud musics are being played. Sir, I would like to know, sir, so many train deaths have taken place where elephants have been killed as families when they try to cross. Has the Forest and Environment Ministry come up with some process to make sure that there are elevated ways for trains so that the elephants can pass through without being hit? And also, sir, why is the union government, especially Ministry of Environment and Forest, is so relaxed in ensuring that occupants of the elephant corridors, especially in Vellangiri Hills in Tamil Nadu, where a huge construction has been made illegally, and you have been authorizing it, and also playing loud music and disturbing the forest. Sir, you should be having the same set of rules throughout the country. You can't relax the rules for your friends because they are close to you. So I think, sir, you should come forward, straight forward with it. महोदय, जो बात इन्होंने कहा है, सचमुच में हमारी सरकार ने 2014 के बाद आप देखेंगे कि एनएच में, सड़कों में और रेल में, जो खास करके रेल के द्वारा ज़्यादा दुर्घटनाएं होती रही हैं, लगातार रेल मंत्रालय और हमारे मंत्रालय के साथ लगातार कई बैठकें हो करके और हम बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचे महोदय। आपको मैं जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो बात इन्होंने सड़कों की बात कही, हमने एलिवेटेड ही नहीं बल्कि सड़क के नीचे भी अंडरपास की व्यवस्था हमने किया। एक नहीं महोदय, सैकड़ों अंडरपास का एक तरह से सहमति बन गई है। महोदय, आपकी जानकारी के लिए, उदाहरण के लिए महोदय, हरिद्वार के निकट में जो चिल्ला मोतीपुर क्षेत्र है महोदय, एक सेकेंड, हरिद्वार के बगल में ही चिल्ला मोतीपुर क्षेत्र है महोदय, वहाँ बना हुआ अंडरपास जो है उस हाथियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे मिटिगेशन के अनेक मेजर्स अपनाए गए महोदय, और मंत्रालय द्वारा खास करके गाइडलाइन इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट फ्रॉम लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये पूरी तरह से महोदय वाइल्ड लाइफ का जो बनाई गई। तो हम लोगों ने निश्चित तमिलनाडु में, आपको मैं बता दूंगा, अगर तमिलनाडु से अलग क्वेश्चन होगा तो मैं आपको डिटेल्स आपको बता दूंगा कि तमिलनाडु में एक नहीं दर्जनों जगहों पर एनएच में भी और रेल में भी हमने क्रांतिकारक कदम उठाया। 2014 के बाद आपको अलग से प्रश्न करेंगे, मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 163 श्री संजय यादव जी।
सर क्वेश्चन नंबर 163। माननीय मंत्री जी। महोदय, सदन पर उत्तर रख दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा, खेतीहर मजदूरों की हालात। आज पूरे हिंदुस्तान में किसानों के इतने बेहाल है तो मजदूरों की हालात क्या होगी आप जान नहीं सकते। मैं आपको इस माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि खेतीहर मजदूर निरक्षर है, उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार इन लोगों को दिया जा रहा है, इसकी जानकारी आपके जवाब में नहीं मिली। मैं आपसे पूछना चाहूँगा। महोदय, हमारे संजय जी बहुत अनुभवी सांसद है और उन्होंने खेतीहर मजदूर के जीवन के सुधार और उनका कल्याण के बारे में क्वेश्चन किया था और उसकी जवाब दे दिया था। फिर भी उसने कहा कि खेतीहर मजदूर के जीवन सुधार के लिए उसने कौन सी योजना लागू की है। तो खेतीहर मजदूर एवं अन्य असंगठित मजदूर के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई कदम उठा रहे हैं। आप लोग मालूम है कि हम अभी ई श्रम बना रहे हैं। करीब 38 करोड़ हमारी टारगेट थी ई श्रम कार्ड बनाने के लिए और करीब 29 करोड़ लोगों को हम अभी तक कार्ड बना चुके हैं, जिसमें 15 करोड़ हमारी खेतीहर मजदूर की पंजीकरण हुई है। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो सांसद जी हैं वो महाराष्ट्र के परभनी जिले से आते हैं और परभनी जिले में अभी तक हम करीब लगभग 1,70,000 से ज़्यादा कामगारों को पंजीकरण करा चुके हैं और खेतीहर मजदूर लगभग 90,000 है। तो ऐसी हमारी भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो हम मजदूरों के लिए हम काम कर रहे हैं और अगर हम विस्तार से बोले बहुत समय लगेगा, लेकिन बहुत सी योजना है। ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ऐसी अनेक योजना हम चला रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, जो किस मजदूर है उन लोगों को आप मनरेगा के तहत लाएंगे और उनकी जो भुगतान है, उनकी वृद्धि है, उसमें दुगनी करेंगे क्या, मैं आपसे पूछूंगा। सर, मनरेगा असल में हमारी विभाग के नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो मनरेगा के जो मजदूर हैं वो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। और हम अपनी मंत्रालय की तरफ से भी कहें कि जितनी भी हमारी मनरेगा के मजदूर हैं उसको ई श्रम कार्ड बनाया जाए। आप लोग मालूम है कि ई श्रम कार्ड बनाने से कोई कारण से अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो 2 लाख रुपया मिलती है, ऐसी व्यवस्था है। और हम उसमें पूरा जोर दिए हैं कि ज़्यादातर हमारी जो मनरेगा के जो श्रमिक है उसको ई श्रम कार्ड बनाया जाए। श्री अच्युतानंद सावंत जी। Honorable Speaker, sir, through you I would like to ask the Honorable Minister the details of the welfare schemes for women farm laborers, considering they are the major percentage of the farm laborers, especially related to their health care and education of their children. सर, श्रमिक है, उसमें महिला और पुरुष की बात नहीं आती है। और सम्मानीय हमारी उड़ीसा से आते हैं सम्मानीय सदस्य ने जो क्वेश्चन किया है, हम महिलाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जो ईंट भट्टी में जो मजदूर महिला जो मजदूर है उनका लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कुछ योजना बनाने के बारे में।
श्री श्रीनिवास पाटिल। सर, मैं आपका आभारी हूं। कभी महाराष्ट्र में साखर संचालक के मैंने काम किया है। गन्ना काटने वाले मजदूर भीड़, परभणी इस एरिया से आते हैं और कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री तो 200 के ऊपर है। गन्ना काटने के लिए कम से कम 150 दिन या 120 के दिन के बाद वो लोग वापस जाते हैं। कम से कम 6 महीने उन बच्चों जो आते हैं उनके साथ में जो महिलाएं आती है, जो बच्चियां आती है, उनकी शिक्षा का प्रॉब्लम कोई नहीं होता। तो साखरशाला, शुगर स्कूल, जहां भी फैक्ट्री है उसके परिसर में अगर जिला परिषद के मार्फत या सरकार के मार्फत, जैसे हमने एनजीओ के मार्फत भी स्कूल चलाए थे, वैसे अगर स्कूल चलाने की और उन बच्चों को सिखाने की कुछ तरकीब निकाले तो भारत भर ये इसका बड़ा अच्छा प्रयोग होगा। माननीय मंत्री जी। सर, मुझे जो जानकारी है उस एरिया में, महाराष्ट्र के परभणी एरिया में शुगर बहुत किसान हैं और मैंने जैसे कहा कि किसान हमारी जो ई श्रम पोर्टल बन रहे हैं उसमें पंजीयन हो और हमारी मंत्रालय की तरफ से बहुत सी योजना है, योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। लेकिन विशेषकर 2 ही योजना हमारी चल रही है जिसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 164 श्री दीपक बेज। क्वेश्चन नंबर 164। ऑनरेबल मिनिस्टर। यस, ऑनरेबल मेंबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी का उत्तर आ भी गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किस सरकार पिछले 5 साल में सरकार द्वारा 10,09,511 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाला गया है, ये सरकार ने स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पैसा देश के गरीब जनता का पैसा है, नौकरी वाले, किसान, छोटे व्यापारी का पैसा है और लगभग 80 बैंकों से कर्ज लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केंद्र सरकार से प्रश्न है कि 10,09,511 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाला गया है, ये कितने उद्योगपतियों का कर्ज है, कितने लोग देश छोड़कर भाग गए और क्या सरकार इनके नामों का सार्वजनिक करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, जो केसेस राइट ऑफ हो गए हैं उसी का जो कुछ ये है तो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से 45 रूल ई नंबर के तरफ से जो कुछ है नेम्स डिक्लेयर नहीं किया जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर एक्शन होती है सर, चाहे सिक्योरिटाइजेशन एक्ट हो या एनसीएलटी में हो, तब उनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो जाता है, तब उनका नाम डिक्लेयर किया जाता है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के उपबंध के अनुसार नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम गांव में देखेंगे या फिर देखेंगे छोटे बैंकों के द्वारा सीधा नोटिस किसान या उनके नाम सार्वजनिक किया जाता है। ऐसा कौन सा मजबूरी है सरकार को कि इन लोगों के ऊपर नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? पहला चीज मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों पर कि लगभग 10,09,500 करोड़ जो बट्टे खाते में डाला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगर आकलन हम लोग करें तो देश के लगभग छोटे छोटे 15 राज्यों से अधिक बड़ा बजट है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उसकी तुलना में सरकार वसूली नहीं कर पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने लोगों पर कार्रवाई चल रहा है, कितने लोग जेल हुआ है, क्या सरकार बताएगी कि कितने लोग भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के जो कार्रवाई 45 के अंतर्गत जो कार्रवाई नहीं कर पाया है, वो क्या कितने लोग देश छोड़कर भाग गए? माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय स्पीकर महोदय, मैं डिटेल्स ऑफ जो टॉप 20 विलफुल डिफॉल्टर्स है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इसका टेबल मेरे साथ है और वो टेबल पे रखता हूं।
मैं नाम पढ़ के बताता हूँ। श्रीमती माला राय, नहीं है सर। श्रीमती सुप्रिया सुले, Thank you, sir. Sir, you have, in the detailed reply, the Honorable Minister has said that through the negotiated settlement, compromise and through sales of NPAs is the way the money is managed. My specific question to the Honorable Finance Minister is, I'm not taking away from the intention of the government. If you are looking at recovering of money, a specific example I will give you of like a PMC bank. Your intention may be good, but the processes are so long that the depositors and the investors really don't get their money back. So you do this write-off. So who really benefits? And is there some way that you can shorten this process? Because people have been jailed, they are sitting in jail, but the common depositor has not got his money. So what have we really finally achieved? And the cost of, say, the assets that are kept, the assets are sitting in one place, you have frozen them. So how do you get the money back? And it's not about only your books looking good. It's eventually the depositor and the investor who has to benefit from this intention that your government is claiming. If you could kindly clarify. Thank you. माननीय स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अलग अलग बैंक के माध्यम से कार्रवाई की जाती है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द बैंक बोर्ड। उसमें अगर सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002 के माध्यम से हुए तो उनका नाम भी जब होता है ऑक्शन तब उन डिक्लेयर भी किया जाता है, उसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। लेकिन एनसीएलटी के माध्यम से अगर करे तो एनसीएलटी के माध्यम से जो ये कंपनी के संबंध में नहीं है उनको कंपनी चलाने को दिया जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर समझो लिक्विडेशन अगर वो एसेट का किए तो 178% रिकवरी उसमें होता है, जिससे अगर वो प्लांट या यानी उद्योग अगर लिक्विडिफाई करे तो उसमें से कितना जुगना तो पैसा मिल जाता है। माननीय वित्त मंत्री जी। I quite understand the sentiment with which Honorable Member Supriya ji has asked this question, and I'm fully appreciative of that thought. Yes, it takes a long time. The processes are very layered, and there are times when even if they are sets of defaulters, the word willful is really not in the parlance, but still I'm using it very loosely. I'm not using it with the usual weight of that word. But if there are defaulters and whose assets, even if they are attached, requires a very complicated processes through the court. Now, equally, the same asset is claimed by, let us say, an investigative agency, as much as claimed by the bank, and as much claimed by those who come in the waterfall mechanism as creditors. Financial creditor, operational creditor is very much at the bottom. His claims are probably never heard. It should rightly be heard also. So when there are these many claims on, let us say, a property of a so-called willful defaulter, approaching the court to say, let us say the example of a recently bank in difficulty, you took the name of PMC, I'm just referring to it, I'm not taking that particular case in the instance. If, for instance, the bank depositors desperately need the money, and they're small depositors, we need to give them. And we approach the court, we have, in this case I can say, particularly we have, saying, could you please release a portion of what was attached by the agencies which went to enforce it? The courts wouldn't allow you to detach that element or that portion for giving relief for particular bank depositors. So unfortunately, I agree with the Honourable MP, the processes are so layered. By the time justice is sought to be delivered, many of these small depositors are put to extreme difficulty. There is definitely a need to look at how we can simplify the process without denying justice. Question number 165, Shri S.R. Parthiban. So 165, sir. माननीय मंत्री जी, honorable member. Thank you, sir. In India, the literacy ratio, the tribal are already low. The removal of pre-metric education scholarship up to the 8th standard will have a significant
negative effect on the educational opportunities of the ST communities. This could lead and increases in educational inequality. What is the reason behind the removal of free metric education scholarship to the ST students? Whether the government has any other alternate proposal that would increase the enrollment of the tribal students in the school. I request the minister that reconsider this pre-metric education scholarship to the ST students, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और उसी के आलोक में तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से संबंधित विषयों पर उन्हें जो आंकड़े के आधार पर सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन जो प्री मैट्रिक एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के मामले में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के साथ ड्रॉप आउट कम से कम हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रयत्न कर रहा है और उसमें काफ़ी सफलता मिली है। और पिछले दिनों इस विषय पर काफ़ी चर्चा होने के बाद हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बजटरी एलोकेशन है फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप वो पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं है। आगे भी इस संबंध में और बेहतर तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तरफ से और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से एवं कई और भी जैसे बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी माइनॉरिटीज़ के लिए भी अलग अलग विद्यालय संचालित किए जाते हैं, तो उन सारे विद्यालयों से संबंधित स्थानों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया जा रहा है। Honorable member supplementary. The highest tribal population Tamil Nadu lives in my Salem district, sir. About the 2 lakhs tribal people live in Yerkod Hills, Palamalai, Jarugamalai, Kalvarayan Hills, Karumandurai and Bodamalai. They are the most backward in the standard of education, the medical and the socio-economically, whether the ministry set up the separate skill development incubation center only for the ST students under the PMKVY and NSDC schemes and National Tribal University in Salem, sir. अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने ही स्पष्ट किया कि जो स्किलिंग प्रोग्राम है इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को और ख़ास करके वैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट या माइनॉरिटीज़ को पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण स्किलिंग के लिए दिया जाए और इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वो आंकड़ा भी माननीय सदस्यों को हमने उपलब्ध करा दिया है, उसमें सारे डिटेल्स हैं। यदि इसके अलावा भी किसी विषय पर वो चर्चा करना चाहे कि इस आंकड़े के आलोक में, तो हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। श्री तापिर गांव। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बहुत योजनाएं हैं और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑल ओवर द कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस में ग्राउंड में जब अपना सेक्टर में जाता है तो कमियां दिखाई देता है। तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये जानना चाहूँगा, आपका स्कीम्स का जो मॉनिटरिंग जो है इसको आप स्टेट गवर्नमेंट का साथ टाई अप करके अच्छा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी को आप कैसे करते हैं और आप कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तापिर गांव जी ने जो चिंता जाहिर की है, एक तो हमारे मंत्रालय के द्वारा जो कार्य योजनाएं चलती है उन योजनाओं का मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ संवाद करते हुए अलॉटमेंट के संबंध में और एग्जीक्यूशन के संबंध में मॉनिटरिंग करते रहता है और जो राज्य बेहतर करता है उन्हें हम और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकारों को अंशदान उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा, इसके साथ साथ ही
एक जो एसटी कंपोनेंट है एसटीसी, उसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। अभी आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि खास करके वित्त मंत्रालय ने भी और माननीय मंत्री वित्त ने भी इस पर काफ़ी विभागों के साथ विस्तृत ढंग से चर्चा करते हुए कि जो ट्राइबल कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के आधार पर सभी विभाग बेहतर एवं प्रभावी तरीके से आउटकम बेस्ड प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट करें। हमारी मिनिस्ट्री उसको मॉनिटर करती है, हमारी मिनिस्ट्री उसको रिव्यू करती है और सभी मंत्रालयों के साथ संवाद करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ नीचे तक पहुँचे, यह कोशिश किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यह निश्चित रूप से यह भी जाहिर करना चाहता हूं कि कई बार राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है कि जिस स्पिरिट के साथ भारत सरकार काम करना चाहती है कि नीचे तक, सतही तक काम पहुंचे, लोगों को उसका लाभ मिले, कई राज्यों में उस तरीके से उस इच्छा शक्ति के साथ कार्य नहीं पहुंच पाती है। और हो सकता है इस तरह के कुछ राज्य जिस पर हमारी लगातार बातचीत, संवाद, क्योंकि एग्जीक्यूशन का बड़ा भाग का जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर रहता है। श्री विजय बघेल जी, वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में माननीय मंत्री जी द्वारा आदिवासी भाइयों बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए अनेक योजनाएं बना रही है और उनका जीवन स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, 4 साल हो गए, इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और उसके कारण गुणवत्ता युक्त काम भी नहीं हो रहा है इस आदिवासी समाज के लिए। मैं उसके लिए निवेदन करूंगा कि उसकी समीक्षा माननीय मंत्री जी के द्वारा हो। माननीय मंत्री जी। और एक और निवेदन सर, एक और निवेदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग हैं और 2 संभाग आदिवासी बहुल है, सरगोजा और बस्तर। बाकी 5 संभागों में भी अनेक गांवों में आदिवासी बहुल गांव हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि वहां के माननीय सांसदों द्वारा जो प्रस्तावित काम है उसको प्राथमिकता के आधार पे उसकी स्वीकृति मिलती कि नहीं। अगर नहीं मिलती तो आगे माननीय मंत्री जी उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बताया कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर के लगातार कार्य का लाभ जनता तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाता है। जहां तक माननीय सदस्य ने कुछ चिंता जाहिर की है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत राज्य सरकार उन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि जो जिला स्तर पर सांसद के नाते, विधायक के नाते या जिला परिषद के नाते वो अपनी बैठकों में सम्मिलित होने के बाद में कार्य योजना तैयार करते हैं और उसी ढंग से कार्य योजना तैयार करके राज्य की जिम्मेदारी होती है कि उस राज्य के उन जिलों में विकास के कार्य अच्छे ढंग से हों। तो राज्य सरकार जो प्रस्तावित करती है उन योजनाओं को हम लोग स्वीकृत करते हैं। इसके अलावे कोई भी ऐसे माननीय सदस्य जब हमारे ध्यान में कुछ बातें लेकर के आते हैं तो हम राज्य सरकार को कहते हैं कि ये जनहित की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर के देश और देश की जनता के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और सामूहिकता के साथ हम सबको डेवलपमेंट के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 166 श्री विष्णु दत्त शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 166। माननीय मंत्री जी। माननीय स्पीकर साहब, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि G20 देशों की बैठक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय संस्कृति मंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूं कि 56 बैठकों में से एक बैठक खजुराहो मेरे संसदीय क्षेत्र में भी होगी। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। मैंने प्रश्न के दौरान माननीय मंत्री जी से जानना चाहा कि खजुराहो 17th आइकॉनिक सिटी में है और उसकी कार्य योजना के अनुरूप कई प्रकार के विकास के कामों की दृष्टि से जब हम जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं
तो ये जानकारी में आता है कि लगभग 1500 करोड़ की कार्य योजना को लेकर के प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक वहां इन सारी चीजों को लेकर के काम किस स्थिति में है, कितना विकास के काम वहां पर हुए हैं। प्रश्न के उत्तर के दौरान उन्होंने कुछ चीजों की जानकारी दी है, लेकिन मैं चाहता हूं क्या इसकी मॉनिटरिंग और इस दिशा में कोई टाइम बाउंड कार्य योजना इसको लेकर के खजुराहो के विकास और डेवलपमेंट को लेकर के बनी है क्या? माननीय स्पीकर साहब, ये पेज नंबर 10 के ऊपर जो है वो उसमें पूरी कार्य योजना और उसमें कहाँ कितना कितना पैसा खर्च हुआ है अब तक का वो दिया गया है। पहले इसको स्वदेश योजना के तहत इस पर काम किया गया। एएसआई की अपनी कुछ योजना है जिसमें अपना धरोहर, अपनी पहचान और आदर्श स्मारक में भी ये आता है। तो आदर्श स्मारक के तहत चाहे वहाँ पे सेंटर डेवलप करने की बात थी, साउंड एंड लाइट शो की बात थी, या शौचालय आदि सुविधाएं बनाने की बात थी, ब्रेल लिपि और अन्य लिपियों के अंदर उसकी डिटेलिंग की बात थी, वो सब काम हुआ है और कितना पैसा खर्च हुआ है वो भी बताया गया है। और साथ ही आगे भी जो भारत सरकार की अन्य स्कीम्स हैं उनको भी कन्वर्ज करके इन सब मॉन्यूमेंट्स के ऊपर काम चल रहा है। सप्लीमेंट्री माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने जो कहा है कि लाइट एंड साउंड से लेकर के माननीय मंत्री जी का भी दौरा खजुराहो हुआ था, तब वहां इस बात का प्रश्न उठा था। अभी G20 देशों की बैठक है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वहां के विकास के लिए एएसआई के कारण तालाब हैं तो तालाब इनक्रोच्ड है या उनमें स्वच्छता ठीक तरीके से नहीं है, हम करना चाहते हैं तो एएसआई का उस पर कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसे विकास के काम एएसआई के कारण से भी रुक रहे हैं और जो वर्तमान में वहां हमें चाहिए, विभाग का प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं चूंकि संस्कृति कार्य विभाग की बैठक है, एयर कनेक्टिविटी के बारे में भी क्या संस्कृति मंत्रालय जो जरूरत खजुराहो को है, G20 देशों के लोग, पूरे दुनिया के लोग आएंगे तो उनके बारे में और वहां के सुंदरता और स्वच्छता के लिए हम लोग काम शुरू करना प्रारंभ कर दिए माननीय प्रधानमंत्री के अनुरोध पर। तो इस दिशा में कोई कार्य योजना G20 देशों की बैठक की दृष्टि से इंक्रोचमेंट से लेकर के जो सारे तालाबों का जो हमको स्वच्छता और वहां पर सुंदरता के लिए काम करना है, उस पर कोई कार्य योजना और इसके बारे में कोई निर्देशित सरकार माननीय मंत्री जी करेंगे क्या? आदरणीय स्पीकर साहब, इस पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, काम हो भी रहा है। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये होलिस्टिक अप्रोच के तहत जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारा और राज्य का, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी जिसमें इसरो की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है और तमाम तरीके की इन्वेस्टमेंट आसपास की जाए और सड़क आदि जो है वो राज्य सरकार के प्रबंधन में काम कर रही हैं। तो उस पर एक बहुत ही विस्तृत जो है मैपिंग के साथ बाकी काम शुरू हो चुका है। सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, खजुराहो विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल है और वहां पर कोविड के पहले हजारों विदेशी सैलानी आते थे। धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर जा रहा है। अभी जैसा कि माननीय प्रश्नकर्ता आदरणीय वी डी शर्मा जी ने पूछा है कि वहां पर G20 की बैठक होने वाली है। सही बात यह है कि वहां पर कनेक्टिविटी की जरूरत है। वहां पर जो संस्कृति मंत्रालय की तरफ से रोक लगी है उसको फिर से बहाल करके राज्य सरकार के साथ एक विस्तृत कार्य योजना बनाने की जरूरत है, ऐसा मैं उनसे निवेदन करूं। माननीय स्पीकर साहब, राज्य सरकार के साथ ही काम हो रहा है और राज्य सरकार के आग्रह पर और पूरी एक कोऑर्डिनेशन टीम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक इन्वॉल्व है और विस्तृत जो है कार्य क्षेत्र में काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 167 श्री GM सिद्धेश्वर जी। ऑनरेबल मंत्री जी। The statement is laid on the table of the House. श्रीमती गीता कोड़ा। शशि थरूर जी। Thank you very much, Honorable Speaker. Speaker, sir, we are facing a crisis of youth unemployment in our country, which has actually reached record levels never marked before. In my state of Kerala, sir, we have 40% of the people between 19 and 23 unemployed. Now, in these circumstances, Mr. Speaker, the challenge we have in Kerala is unlike many other states. These are people who are educated and for the most part and or are skilled. So you have a problem of unemployment amongst those who have skills.
The question is, when you talk about setting up skill development training, are you doing anything to correlate the training that is offered with the demands of the market so that people who are actually looking for jobs can find them? We are in a crisis situation in my state where it's 40%. I think Kashmir is also comparable, and many other states are not far behind. I would urge the Honourable Minister that instead of mechanically setting up centres, we should also have some connection to the demands of employers as to what skills are needed so people who are trained can find jobs. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Speaker, sir, the question posed by the Honourable Member doesn't really pertain to this question that was addressed in the parliamentary questions. However, may I take this opportunity to respond to him nevertheless? Sir, this, I think the Honourable Member through you should be aware that over the last 5 years, that is pre-COVID, between 2016 and 2021, the Government of India has played a big emphasis on skilling, and a large network and indeed a large number of youth have been skilled. These skilling programs in almost entirety has been developed as a demand-based skilling program, where the demand from the industries is what is driving what skills are provided in which institution. So I would like to correct whatever misgivings he has or gap in his understanding, that these are skill programs that are being developed in Delhi and then are being delivered in various states and cities and villages and panchayats. The skill programs in its entirety are developed by sector skill councils in consultation with the sector skill councils, which are essentially a bridge to industry. And therefore, there is absolutely clear and close industry correlation and demand-driven skilling in our programs. Question number 168, Tirath Singh Rawat. Number 168. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय विद्यालयों का विस्तार बड़ा तेजी से हुआ है और जिनमें सैनिक, अर्धसैनिक, कर्मचारी, सामान्य वर्ग के भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन विद्यालयों में देखने को मिला कि पिछले कई वर्षों से अस्थायी प्रधानाचार्य और शिक्षकों के कर्मचारियों का अभाव होने के कारण बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं। क्या मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि कब तक अस्थायी प्रधानाचार्य सभी विद्यालय में आ जाएंगे और शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, नियुक्तियां एक सतत प्रक्रिया है और कोविड-19 की वजह से 2018 तक नियुक्ति हुई है। कोविड-19 की वजह से नियुक्तियां नहीं हुई थी। अभी हमने वैकेंसी निकाली हैं लगभग 12,000 से ज़्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, और ये हमें बहुत जल्द जो वैकेंसी है जिसके बारे में ये बता रहे हैं बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। प्रश्नकाल समाप्त।